हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल CUET मॉक यानी क्यूट मॉक पर। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रीजनल एस्पिरेशंस एंड हमने इसका फर्स्ट लेक्चर कवर कर लिया, जिसके अंदर हमने कश्मीर इशू के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। हमने बेसिकली उस चैप्टर के अंदर ये कवर कर लिया कि किस तरह कश्मीर इंडिया का पार्ट बनता है। एंड आज का जो लेक्चर है लेक्चर 2, इसके अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट द पॉलिटिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस 1948। लास्ट लेक्चर हमने खत्म करा था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में पढ़कर। उसमें हमने बस ये जाना था कि ये जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1948 मार्च के मंथ में। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिक्स में इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ये जवाहरलाल नेहरू के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे एंड ही वाज अगेंस्ट ज्वाइनिंग पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक नॉन सेक्युलर कंट्री थी एंड इनकी डिमांड हमेशा से कश्मीर में रहकर क्या रही थी कि ही वांटेड देयर सेक्युलरिज्म एंड ऑटोनॉमी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे जो ऑटोनॉमी एंड सेक्युलरिज्म की डिमांड कर रहे थे जम्मू एंड कश्मीर की। पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते थे क्योंकि पाकिस्तान एक नॉन सेक्युलर कंट्री थी। वो एक स्पेसिफिक रिलीजन मुस्लिम को, इस्लाम को सपोर्ट करती थी एंड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध हर तरह की पॉपुलेशन रहती थी। इसलिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला डिड नॉट वांट कि जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट बने एंड अल्टीमेटली इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जो डिस्कशंस होते हैं अक्टूबर 1947 में इंडियन गवर्नमेंट एंड कश्मीर के बीच में कि इंडियन आर्मी को हेल्प करना चाहिए राजा की, ताकि वो कश्मीरी इन्फिल्ट्रेटर्स को वापस भेज दे। यही गए थे महाराजा हरि सिंह की तरफ से एक डिप्लोमेट बन के, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ दिल्ली में सारी बात करी थी। एंड जब ये इशू रिजॉल्व होता है तो ये जम्मू एंड कश्मीर के जो पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं 1948 मार्च में। एंड ये कंटिन्यू करते हैं फॉर 5 इयर्स, बट इनकी पॉलिसीज कुछ ऐसी होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनके रूल को 1953 में डिसमिस कर देती है। फिर ये कुछ साल तक जेल में रहते हैं फ्रॉम 1953 टू 1964। 1-2 साल के लिए बाहर आते, अगेन कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, अगेन ये 1965 से 1968 में जेल में चले जाते हैं। फिर जब ये वहाँ से बाहर आते हैं तो ये अपनी जो इनकी पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे ये, उसको रिवाइव करने की कोशिश करती है क्योंकि वो पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ मर्ज हो चुकी होती है उस टाइम पे। वो पार्टी को रिवाइव करते हैं, इंदिरा गांधी के साथ कश्मीर अकॉर्ड साइन करते हैं 1974 में। कश्मीर के दोबारा चीफ मिनिस्टर बनते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर टर्म यूज करा जाता था, बट 1965 के अंदर चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर के जो लीडर था, जो हेड ऑफ द स्टेट था, उसको चीफ मिनिस्टर ही कहने जाना शुरू हो गया, जैसे कि बाकी इंडिया में बुलाया जाता था। उसके बाद से ये जम्मू एंड कश्मीर के 1977 के इलेक्शंस को जीतकर वहां के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। 1982 में इनकी डेथ हो जाती है एंड इनके इस लेगेसी को इनके जो सन है फारूक अब्दुल्ला वो आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इस लेक्चर में पहले हम कुछ जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद से हम एक बारी एनसीईआरटी से पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, on your screen you can see some of the important leaders जो जम्मू एंड कश्मीर से एसोसिएटेड है। मैंने बहुत सारे नेम्स लिखे आपके स्क्रीन के इस वाले साइड पर, बट इट वाज नॉट पॉसिबल कि हम हर एक के बारे में डिटेल में पढ़ पाए, सबकी फोटो यहाँ पे लगा पाए। जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स मुझे लगे मैंने उनकी पिक्चर स्लाइड के अंदर डाली है एंड उनके बारे में कुछ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले है मेहर चंद महाजन। उनकी फोटो स्लाइड में नहीं है, बट मेहर चंद महाजन कौन थे? ये 1947 से 1948 कुछ महीने यानी 5-6 महीने अक्टूबर से लेकर मार्च तक कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे। इनको महाराजा हरि सिंह ने ही अपॉइंट करा था एंड ये रिजाइन करते हैं। जब ये हटते हैं तो उसके बाद से शेख अब्दुल्ला, जिनकी सबसे पहले फोटो आपको दिख रही है, वो जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं फ्रॉम 48 टिल 53 एंड शेख अब्दुल्ला को महाराजा हरि सिंह के जो बेटे युवराज करण सिंह वो बेसिकली डिसमिस कर देते, उनकी जगह से हटा देते हैं एंड उनकी जगह वो बख्शी गुलाम मोहम्मद को जम्मू एंड कश्मीर का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। जो बख्शी गुलाम मोहम्मद है ये जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है उसी के एक इंपॉर्टेंट पार्ट थे, उसी के लीडर थे। लेकिन ये जब रूल करते हैं तो इनके रूल में इंडियन नेशनल कांग्रेस का हमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। शेख अब्दुल्ला तो उस टाइम पर जेल में थे। फ्रॉम 1953 टू 73 हमें देखने को मिलता है कि चाहे जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी काफ़ी हद तक इस दौरान पावर में थी,
इन बिटवीन कांग्रेस भी थी, लेकिन जब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में थी तब भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही उसके ऊपर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था, क्योंकि बख्शी गुलाम मोहम्मद वाज क्लोज टू कांग्रेस। फिर बख्शी गुलाम मोहम्मद 57 वाला जो इलेक्शन होता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो ये जीत जाते हैं। 57 के बाद जो 62 वाला इलेक्शन होता है वो भी बख्शी गुलाम मोहम्मद जीत जाते हैं। अल्टीमेटली 1963 में इनको रिजाइन करना पड़ता है एंड तब गुलाम मोहम्मद सदीक जो है वो थोड़े टाइम के लिए, नहीं सॉरी, ख्वाजा शमसुद्दीन जो है वो कुछ महीने के लिए इंडिया जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। बट अगेन इनका टेन्योर भी बहुत छोटा होता है, इनको भी डिसमिस कर दिया जाता है एंड फाइनली इट वाज गुलाम मोहम्मद सदीक जो जम्मू एंड कश्मीर के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। हु? गुलाम मोहम्मद सदीक। अब इनका नाम मैं स्पेसिफिकली इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि इनसे रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले गुलाम मोहम्मद सदीक जो है हमारे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट गुलाम मोहम्मद सदीक ये जम्मू एंड कश्मीर के पहले फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनते हैं, जिस हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर के लास्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। कि बेसिकली 1965 के अंदर एक अमेंडमेंट पास होता है जिसके तहत ये डिसाइड हो जाता है कि पीएम ऑफ JNK को अब CM ऑफ JNK कहा जाएगा, जो हमने पहले भी ओरली इस लेक्चर में डिस्कस करा है। सो गुलाम मोहम्मद सदीक के अंडर ही कांग्रेस अपना 1967 का इलेक्शन लड़ती है एंड जीत जाती है। इन्हीं के दौरान 1965 में हमें देखने को मिलता है कि जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ मर्ज हो चुकी होती है एंड गुलाम मोहम्मद सदीक 1964 से 1971 तक जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहते हैं। 67 वाला इलेक्शन इन्हीं के अंडर कांग्रेस जीतती है, बट अल्टीमेटली व्हेन ही डाइड इन 1971 तो उनके बाद सैयद मीर कासिम को जम्मू एंड कश्मीर का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करा जाता है। अब इसी दौरान शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल से बाहर आ चुके होते हैं, गवर्नमेंट के साथ उनका अलग अलग इंटरैक्शन चल ही रहा होता है। सो जब 1974 में वो कांग्रेस के साथ जब वो अग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसके बाद से वो 1975 में गवर्नमेंट बना पाते हैं एंड फ्रॉम 1975 टिल 1977 शेख अब्दुल्ला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को लीड करते हैं एंड जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होते हैं। बट कांग्रेस अपना सपोर्ट उनसे वापस ले लेती है, जिस करके वहाँ पे अगेन थोड़े टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। 1977 के अंदर इलेक्शन होता है, जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अगेन ये इलेक्शन को जीत जाती है एंड शेख अब्दुल्ला पावर में आते हैं, CM बनते हैं एंड फॉर द नेक्स्ट 5 years ही बिकम्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट 1982 में इनकी डेथ हो जाती है एंड जब इनकी डेथ हो जाती है तो फिर फारूक अब्दुल्ला जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनते हैं। फारूक अब्दुल्ला कौन थे? सो फारूक अब्दुल्ला वॉज सन ऑफ शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला के जस्ट नीचे आपको फारूक अब्दुल्ला की फोटो दिखाई दे रही है आपके स्लाइड में एंड फारूक अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट आती है वो मुश्किल से 1-2 साल पावर में रहती है, अगेन उसको डिसमिस कर दिया जाता है। तो इसी करके नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही एक और लीडर जो है गुलाम मोहम्मद शाह वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं। 1-2 साल तक उनकी गवर्नमेंट चलती है, फिर अगेन स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। सो ये जो आपको डिसकंटिन्यूटी दिख रही है कि एक टाइम पे इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर एक स्पेसिफिक पर्सन है, बीच में कुछ डिसकंटिन्यूटी है। वो डिसकंटिन्यूटी का रीजन क्या है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल बार बार लगा दिया जा रहा है, जिसके वजह से वो डिसकंटिन्यूटी हमें देखने को मिल रही है। फिर जब वो प्रेसिडेंट रूल हटता है तो फारूक अब्दुल्ला दोबारा एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ एंड ये कोलिशन गवर्नमेंट 2-3 साल हमारा लास्ट करती है 1987 से 1990 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, एक्टिविस्ट थे, उनकी एक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं एंड ऐसे कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कि वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ता है, वो भी बहुत लंबे समय का वो प्रेसिडेंट रूल लगता है। दिस इज द सेम टाइम पीरियड जिसके अंदर हम कश्मीरी पंडित का एक्सोडस हमें देखने को मिलता है। सो अब हम एक बार यही टॉपिक्स NCERT से पढ़ेंगे एंड देन वी विल कम बैक टू द प्रेजेंटेशन। सो वी हैव रेड कि 1953 से 1974 के अंदर कांग्रेस का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखता है जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिक्स के अंदर। देन वी हैव रेड अबाउट 1965 कि 1965 में
जम्मू एंड कश्मीर में जो चीफ मिनिस्टर की पोजीशन है वो वहां पे ऑफिशियली स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट 1974 के बारे में हमने पढ़ा कि इंदिरा गांधी एंड शेख अब्दुल्ला के बीच में एक प्रॉपर अग्रीमेंट साइन होता है। 1977 के अंदर शेख अब्दुल्ला जो है वो पावर में आ जाते हैं एंड 1982 तक वो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहते हैं। फिर उसके बाद जब उनकी डेथ हो जाती है तो फारूक अब्दुल्ला जो है वो पावर में आते हैं। सो ये सारी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस करी। नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द नेक्स्ट सेक्शन कि 1987 के जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इकट्ठे एक अलायंस में, कोलिशन में इलेक्शन लड़ते हैं एंड वो बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत भी जाते हैं। बट कश्मीर के लोगों को, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जो इलेक्शन है वो रिग्ड है एंड अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर के पॉलिटिक्स के अंदर फालतू में ही इंटरफेयर कर रही है। इसी दौरान जो हिजबुल मुजाहिदीन थे, जो इस्लामिस्ट ऐसे ग्रुप्स थे, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो सेपरेट कश्मीर की डिमांड करने लग जाते हैं। वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट राइट नाउ, जिसकी वजह से स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। ठीक है, 6 साल तक ये आपका प्रेसिडेंट रूल लगा रहता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एंड इस दौरान हमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वर्स्ट एट्रोसिटीज देखने को मिलते हैं। कई सारे हिंदू टेम्पल्स, कई सारे सिख गुरुद्वारास, इन सभी जगहों पे हमें अटैक्स देखने को मिलते हैं। कई सारे लोग जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से माइग्रेट कर रहे हैं, वो इंडिया के बाकी पार्ट में जाके सेटल हो रहे हैं, जो कि जो इस्लामिस्ट ग्रुप है, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन हो गई, वो वहाँ पे एक्सेप्ट इस्लाम जितने भी बाकी रिलीजन के लोग हैं उनको मार रही है, उनको ख़त्म कर रही है। देन 1996 के अंदर जो फाइनली इलेक्शन होता है उसके अंदर फारूक अब्दुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, वो पावर में आते हैं। ठीक है, एंड उस टाइम पे उनकी डिमांड क्या होती है, ही आस्क फॉर ऑटोनॉमी फॉर रीजनल ऑटोनॉमी फॉर जम्मू एंड कश्मीर। बट रीजनल ऑटोनॉमी के नाम पे हम उनको एक सेपरेट कंट्री तो नहीं बना सकते थे। सो इंडियन गवर्नमेंट नॉर्मल कश्मीर के अंदर जैसी गवर्नमेंट चल रही थी उसको चलने देती है एंड देन 2002 के अंदर नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं जिसके अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छी खासी वोट नहीं मिल पाती है एंड जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है अब यहाँ से हमें एक नई पार्टी उभरती हुई नजर आती है एंड जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पावर में आती है 2002 में एंड इसके लीडर हमारे कौन होते हैं मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी। सो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अगेन प्रेजेंटेशन से, जानेंगे कि ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन से हैं। सो 2002 में जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद की गवर्नमेंट बनती है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट होती है जम्मू एंड कश्मीर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्लस आईएनसी पावर में आती है हमारे 2002 वाले इलेक्शंस में। अब यहां से हमारे मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी जम्मू एंड कश्मीर के सीएम बन जाते हैं। बट इस कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर एक टर्म होता है, क्लॉज होता है कि स्टार्टिंग के 3 साल तो ये रहे, लेकिन जो रिमेनिंग ड्यूरेशन बचेगा उसके अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के सीएम होंगे। ठीक है, तो ये अपने 3 साल का चलो ड्यूरेशन पूरा कर लेते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आती है तो उस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, जिस करके इनका जो भी समय था, कार्यकाल था, वो पूरा नहीं हो पाता है। सो अल्टीमेटली फिर दोबारा इलेक्शंस होते हैं, प्रेसिडेंट रूल जब वो हटता है एंड तब उमर अब्दुल्ला जो है वो पावर में आते हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर के दोबारा चीफ मिनिस्टर बनते हैं। सो उमर अब्दुल्ला 2009 से 2015 तक जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहते हैं। फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है 2015 में कुछ समय के लिए एंड उसी दौरान फ्रेश इलेक्शंस भी कंडक्ट होते हैं। जब फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं तो दोबारा जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, पीडीपी इसे हम बोलेंगे, एंड बीजेपी एक कोलिशन में आती है। ठीक है, ये पार्टी जीतकर सीएम किसको बनाती है, ये मुफ्ती मोहम्मद सैयद जी को ही दोबारा सीएम चूज करती है।
अब ये जो टाइम पीरियड होता है हमारा 2015 के बाद वाला, इस दौरान हमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत सारे ही प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। इस दौरान मिलिटेंट एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज, इवन इंटर स्टेट जो सिविल वॉर वाली सिचुएशंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रखी थी। अल्टीमेटली मुफ्ती मोहम्मद सैयद की डेथ हो जाती है, जिसके वजह से उनकी बेटी को सक्सीड करना पड़ता है। सो 2015 में तो ये थे, बट 2016 से 2018 तक महबूबा मुफ्ती जी जम्मू एंड कश्मीर की सीएम बनती है एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमन सीएम ऑफ JNK। तो इनको सपोर्ट कौन कर रहा होता है? इनको भी इस टाइम पे ऑफ कोर्स बीजेपी सपोर्ट कर रही होती है, बट आगे जाके कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बीजेपी अपना सपोर्ट महबूबा मुफ्ती की जो गवर्नमेंट है उनसे वापस ले लेती है एंड अल्टीमेटली वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ता है 2018 में। सो 2018 में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। महबूबा मुफ्ती ने रिज़ाइन कर दिया होता है क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है वो अपनी वहाँ की स्टेट असेंबली में मेजॉरिटी नहीं प्रूव कर पाती है एंड प्रेसिडेंट रूल जम्मू एंड कश्मीर 2018 से लागू हो जाता है। इस टाइम पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की, वो अपना जो मेन दाव है वो खेलती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि हमेशा से ही बीजेपी का है तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनसंघ जिससे ये इंस्पायर हुए, जिससे इसका ओरिजिन हुआ है, उनका एक ही मुद्दा रहा था कि दैट दे वांटेड अखंड भारत एंड दे डिड नॉट वांट कि जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंदर एक स्पेशल स्टेटस मिला जाए। तो 2019 के अंदर ये जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को मिला था वो एब्रोगेट कर दिया जाता है, वो खत्म कर दिया जाता है। सो लेक्चर के इस सेक्शन में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली होता क्या है कि प्रेसिडेंट रूल 2018 में जम्मू एंड कश्मीर में लग जाता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमारी। 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है वो अभी पहले वो बिल है, डिस्कशन होगी तो जाके आगे वो एक्ट बनेगा। जो बिल है वो पेश होता है हमारा कहां पे? सबसे पहले राज्यसभा के अंदर। एंड इसको पेश कौन करते हैं? तो आप इमेज पे देख सकते हैं मिस्टर अमित शाह जी, जो कि इंडिया के होम मिनिस्टर हैं, वो इस बिल को प्रेजेंट करते हैं। राज्यसभा की मंजूरी मिल जाती है इनको 5 अगस्त को। नेक्स्ट डे इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जाता है। उस टाइम पे तो बीजेपी ही पावर में थी, तो 6 अगस्त 2019 को लोकसभा भी मंजूरी दे देती है एंड फाइनली 9 अगस्त को प्रेसिडेंशियल असेंट भी मिल जाता है इस बिल को। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो बहुत ही वेल प्लान तरीके से आर्टिकल 370 को हटाने की कोशिश करती है ताकि जम्मू एंड कश्मीर भी इंडिया के बाकी स्टेट्स के बराबर ही हो जाए, उसको भी सेम दर्जा मिले, वो बड़े ही टेक्टफुली इम्प्लीमेंट करती है। एंड ये जो पूरा सेक्शन है ये आप 2019 वाला ये जो पूरा सिनेरियो है कि किस तरह जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 को हटाया जाता है, इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस बहुत अच्छी मूवी है यामी गौतम की, आर्टिकल 370 नाम से ही। सो आप इस मूवी को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या गेम लगी, क्या क्या दिमाग चलाया इंडिया के अलग अलग लीडर्स ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। एंड ये जो आर्टिकल 370 हटा के जो अमेंडमेंट आया उसके तहत जम्मू एंड कश्मीर जो पहले एक स्टेट होता था इंडिया के, उसके 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसको 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है। एक जम्मू एंड कश्मीर जो आपको ब्लू रंग में आपके मैप के ऊपर दिखाई दे रहा है, एक लद्दाख का रीजन। सो ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट बन जाता है यूनियन टेरिटरी, एंड यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट किसका रूल आ जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल आ जाता है। एंड
5 लोकसभा सीट्स जो ओवरऑल उस टाइम पर जो लोकसभा के अंदर जम्मू एंड कश्मीर की जितनी भी सीट्स थी उनमें से 5 सीट्स मिल जाती है जम्मू एंड कश्मीर के इलाके को, एंड एक सीट यानी एक रिप्रेजेंटेटिव, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगा हमारा लद्दाख, एक सीट जाता है लद्दाख के पास। एंड अगेन अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजंस के जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट करा गया एंड इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। सो इट इज पॉसिबल कि कभी कोई फ्यूचर में गवर्नमेंट आए वो दोबारा आर्टिकल 370 को रिस्टोर कर दे, बट एज ऑफ नाउ आर्टिकल 370 2019 में हटा दिया गया। 5 अगस्त को ये बिल पास करा गया था एंड प्रेजेंटली जम्मू एंड कश्मीर अब क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, वो अब एक इंडिया का स्टेट नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी जम्मू एंड कश्मीर का जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ उसके बारे में। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो लेटेस्ट चल रही है हमारी कंट्री में उसके बारे में बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली 2024 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होकर हटे हैं, जो कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस रखा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को दोबारा रिस्टोर करा जाए, एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को अग्री करा। उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एडवाइज करा, ऑर्डर करा कि बाय सितंबर 2024 यू शुड रिस्टोर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिस करके अक्टूबर में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शंस होते हैं, रिजल्ट आते हैं, एंड ओमर अब्दुल्ला जी, ठीक है, आपने पिछले स्लाइड पर देखा होगा ओमर अब्दुल्ला, सेकंड लास्ट फोटो जिन पर्सन की आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, ही बिकेम द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। सो प्रेजेंटली जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर कौन है, ओमर अब्दुल्ला। ओके, एंड अगेन ये इंडिया अलायंस जो है उसके तहत इन्होंने मतलब मिलके एक इलेक्शन लड़ा था, जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ग्रुप, ये 3 मेजर पार्टीज थी इंडिया अलायंस की जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में मिलके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करा था। एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद अपने बलबूते पे 42 सीट्स हासिल कर ली थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 6 सीट्स हासिल करी, सीपीआई ने 1 हासिल करी एंड बीजेपी ने 29 सीट्स हासिल करी थी, लेकिन मेजॉरिटी प्रूव कर पाती है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ये है फिलहाल पावर में, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हमारे अब ओमर अब्दुल्ला जी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द PYQs जो आपसे इस टॉपिक से पूछे गए हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन आया था 2023 में ऑन 9th जून कि विच आर्टिकल वाज अबॉलिश्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 370। एंड इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन आ गया था बिल्कुल ऐसा ही 2023 में ही आया था किसी और पेपर में कि आर्टिकल 370 वाज रिसेंटली एब्रोगेटेड इन विच स्टेट। सो द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके, एनसीईआरटी में आपको इसके आंसर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अभी जस्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस करा वो आप इन पेजेस पे चेक कर सकते हैं। सो ये वाला जो सेक्शन है लास्ट में, प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाता है जून 2018 में, 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया जाता है एंड वो 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो जाती है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर का प्रेजेंट कैसे वो यूनियन टेरिटरी बना, उसकी पॉलिटिक्स को आज के लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है एंड PYQs भी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम फटाफट डिस्कस करेंगे लेक्चर 1 का होमवर्क। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वाज what did the United Nations Organization recommend in its resolution dated 21 April 1948 concerning Jammu and Kashmir? तो UN ने बोला था कि प्लेबिसाइड करो, इंडियन आर्मी को बोला था कि ग्रेजुअली अपने फोर्सेस को रिड्यूस कर लो कश्मीर वाले इलाके में। ठीक है, नेक्स्ट इज हु अज्यूम्ड द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन मार्च 1948। आज का पूरा लेक्चर ही हमने उनके अराउंड पढ़ा है, शेख अब्दुल्ला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आज के लेक्चर का होमवर्क ये है आपके स्क्रीन पे, विच स्टेटमेंट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर इज इनकरेक्ट। 4 स्टेटमेंट्स दी, आपको बताना इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज हु सक्सीडेड शेख अब्दुल्ला एज द लीडर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस आफ्टर ही डाइड इन 1982। इसका आंसर आपको बताना है। जिसने भी आज का लेक्चर एकदम ध्यान से सुना है वो बहुत इजीली इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे देगा, उसको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सो आई होप आपने बहुत ही केयरफुली ये लेक्चर सुना है एंड जिसका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था, तो जिसको बहुत इंपॉर्टेंट लग रही थी कोई चीज़, वो इस लेक्चर को दोबारा सुनेंगे या तो इसके नोट्स बना के रखेंगे ताकि आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सके। सो दिस वॉज अबाउट जम्मू एंड कश्मीर का इशू। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पंजाब कॉन्फ्लिक्ट। सो बाय दैट टाइम कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।